हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के यूपीएससी पॉलिटी क्विज सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना ये सेगमेंट। पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये लिखा हुआ है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यानी कि आपको जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं ना, वो बताने हैं कौन कौन से हैं। तो हम डायरेक्ट इसको पढ़ देते हैं, ठीक है, जो इजी पड़ेगा आपको। पहला स्टेटमेंट है, संविधान के अनुसार संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक, ये फर्स्ट स्टेटमेंट था। सेकंड स्टेटमेंट है, अमेरिकी राष्ट्रपति को यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस के संवैधानिक हिस्सेदार के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस के अहम हिस्सेदार कौन नहीं है इस टाइम पे? अमेरिकी राष्ट्रपति कौन? डोनाल्ड ट्रंप। तो भाई एक सही चीज ये कि आप जिस जिस क्षेत्र में कॉम्पिटेंट हैं, तो दोस्तों आप खुल करके उस क्षेत्र विशेष में अपना ट्रंप कार्ड जरूर खेलिएगा, हिचकिचाइएगा नहीं। डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की अपील यही आपसे हमेशा रहेगी। चलिए भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य कथन का चयन कीजिए। तो जो सही स्टेटमेंट है यहाँ पे वो हम पढ़ रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का सत्र बुला सकते हैं, किंतु उन्हें केवल लोकसभा को भंग करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो ये जो भारत के राष्ट्रपति इस समय है कौन? श्री रामनाथ कोविंद जी। ठीक, तो अगर उनको ये करना हो कि संसद की मीटिंग एक साथ बुला दी जाए, लोकसभा और राज्यसभा की, तो ये तो बुला सकते हैं ये। लेकिन अगर जहां तक अगर उनको राज्यसभा और लोकसभा भंग करने के लिए कहा जाए, तो सिर्फ ये लोकसभा भंग कर सकते हैं, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार इनको नहीं है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो भाई वैसा ही क्वेश्चन है, सही स्टेटमेंट्स आपको चुन के बताने हैं। तो सही स्टेटमेंट पहला है, संविधान के अनुच्छेद 98(1) के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन में सचिव स्तरीय स्टाफ का होना आवश्यक है। ठीक है, और जो स्टेटमेंट नंबर 2 है, कुछ इस प्रकार से है कि सदन की संयुक्त बैठक के दौरान कार्यवाहक अध्यक्ष वोटों की समानता के मामले में एक निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो 3 पार्टियां हैं, ठीक, ए बी सी, सारे बैठ गए। ठीक, अब स्पीकर का चयन होना है, सपोज करो चुनाव होना है, ठीक है, और कोई मिस्टर भगत है मान लो, वो निर्णायक मतलब कार्यवाहक स्पीकर हैं। ठीक है, तो अब हर पार्टी के मिला करके मान लो 100 लोग हो रहे हैं। ठीक है, एक पार्टी के 25, दूसरे पार्टी के 25 और तीसरे के 50, चलो मान लो। ठीक, तो इस तरह से हो रहा है। अब मान लो कि हर पार्टी का कैंडिडेट ने वोट दिया स्पीकर के लिए, और 2 पार्टीज में टाई हो गया, 2 पार्टी के वोट में। अब क्या करे भाई? कोई एक ही पार्टी का स्पीकर बनेगा, दोनों पार्टी का तो बन नहीं सकता। ठीक, तो मान लीजिए कि ये जो कार्यवाहक स्पीकर है, पहले तो वो वोट नहीं देता, लेकिन जब 2 पार्टी का टाई हो गया, उस स्थिति में उस पर्सन को किसी एक पार्टी के स्पीकर के लिए वोट देना पड़ता है, तो वो वोट देगा। तो जो एक पार्टी विशेष होगी कोई, उसका वोट मजबूत हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा एक। ठीक है, तो वो पार्टी का स्पीकर बन जाएगा, वो जीत जाएगी। ठीक है, तो यही बोलना चाह रहा है इस स्टेटमेंट में। ठीक, क्लियर हो गया? चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो कह रहा है, सदन की कार्यवाही के स्थगन प्रस्ताव के अधिकार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऐसा होता है ना कि संसद की कार्यवाही चलती रहती है, फिर थोड़े देर में आपके पास
आ जाता है टीवी में कि भैया स्थगित हो गई कार्यवाही, है ना, को अडजर्न हो गई। ठीक, तो इसके प्रस्ताव के संबंध में कौन कौन से कथन सत्य हैं आपको ये बताना है। तो देखो, पहला स्टेटमेंट है, सदन में कोई ऐसा मामला उठाना चाहिए जो निश्चित, तथ्यात्मक, जरूरी और सार्वजनिक हित का हो। ठीक है, फैक्चुअल होना चाहिए और उसकी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए कि ये मामला है ही। ठीक है, और साथ में सार्वजनिक हित का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी उठा के रख दिया और उसमें लोगों की भलाई नहीं छिपी हुई है, ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। राइट, नेक्स्ट, सदन में एक से अधिक मामले को नहीं उठाना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपको जो कार्यवाही है वो स्थगित करानी है और आपकी पार्टी है, उसमें मान लो 50 सदस्य हैं, 50 में से 40 सदस्य कहते हैं कि एक पे बात होनी चाहिए, फिर और सदस्य आते, नहीं इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए, नहीं इस मुद्दे पे भी बात होनी चाहिए, नहीं इस पे भी बात होनी चाहिए। तो ये अगर ऐसा आप करेंगे तो कार्यवाही स्थगित नहीं हो सकती है। अगर आप एक ही कोई मुद्दा लाएंगे जो कि सार्वजनिक हित का होगा, तभी कार्यवाही संसद की जो है वो स्थगित की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, सदन में ऐसा मामला नहीं उठाना चाहिए जिसकी सुनवाई अदालत द्वारा की जा रही हो। ठीक है, ऐसा करते हैं, अभी हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे मान लो थोड़ा पीछे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा गर्म मामला नहीं लेंगे। मान लो निर्भया केस है, ठीक, मान लो चल रहा है केस, उसके जो दोषी हैं उनके फांसी का केस चल रहा है। ठीक, और कभी जो पार्टी ए है उसके सदस्यों ने चाहा कि स्थगित हो कार्यवाही सदन की। उन्होंने क्या किया कि निर्भया कांड का वो जो दोषियों वाला मामला है उसको सदन में उठा दिया। तो क्या कार्यवाही स्थगित हो पाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो मामला जो है कोर्ट में चल रहा है। तो क्या कह सकते हैं स्पीकर कि ये कोर्ट देखेगी, हम नहीं कुछ कर सकते इसका, है ना, वो कोर्ट को सॉर्ट आउट करने दीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखो, सही स्टेटमेंट नंबर 1 है, आरोपित व्यय संसद द्वारा गैर मतदान योग्य है। ठीक है, जो आरोपित व्यय से संबंधित वोट है वो संसद के सदस्यों द्वारा नहीं दिया जा सकता, ये कहने का मतलब। दूसरा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भारत के आरोपित व्यय की श्रेणी में आती है। जो उच्च न्यायालय के जितने जजेस हैं उनकी जो पेंशन होती है वो भारत के आरोपित व्यय की श्रेणी में आती है। तीसरा, वह ऋण प्रभार जिसके लिए भारत सरकार उत्तरदायी है वो भारत के आवेशित व्यय की श्रेणी में आता है। ठीक है, ऐसे ऐसे ऋण प्रभार क्रेडिट जो कि भारत सरकार जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो आवेशित व्यय की श्रेणी में आते हैं। ठीक, नेक्स्ट, इनमें से क्या भारत के सार्वजनिक खाते में क्रेडिट होता है? देखो, 3 चीजें होती हैं। पहला, जमा भविष्य निधि, मतलब भविष्य के लिए जो पैसे आपने जमा किए हैं वो राशि। ठीक, नेक्स्ट, ट्रेजरी बिल जारी करके लिए गए ऋण। ठीक, जो लोन ट्रेजरी बिल जारी करके लिया जाता है वो। तीसरा, बैंक की जमा बचत राशि, जितनी टोटल राशि बैंक की बची है बचत राशि वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत की आकस्मिक निधि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला सही स्टेटमेंट है, भारत की आकस्मिक निधि या फंड को राष्ट्रपति के अधीन अधिकार क्षेत्र में रखा गया है। भारत के आकस्मिक फंड को राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में रखा गया है और वह अप्रत्याशित खर्चों को वहन करने के उद्देश्य से
इस फंड का उपयोग कर सकते हैं। ठीक, कौन? भारत के राष्ट्रपति। दूसरा, इस कोष में कानून द्वारा निर्धारित राशियों का भुगतान समय समय पर किया जाता है। फिर से सुन लीजिए, इसको हम बोल रहे हैं, हो सकता है गलत हो गया हो तो किसी को समझ में ना आ पाए जल्दी। पहला स्टेटमेंट, आकस्मिक फंड को राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में रखा गया है और वे अप्रत्याशित खर्चों को वहन करने के उद्देश्य से इस फंड का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, इस कोष में कानून द्वारा निर्धारित राशियों का भुगतान समय समय पर किया जाता है। तो दोस्तों, ये था इस सेगमेंट का आखिरी क्वेश्चन और इसी सवाल और इसी जवाब के साथ हमारा ये सेगमेंट यहीं पर होता है खत्म। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे, वो ये कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। माय मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना, तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।